अभी हिंदुस्तान में केवल कोच्चि और चेन्नई में 12 से 19 मंजिल तक की बिल्डिंग गिराई गई है। उससे पहले देश में कोई इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं गिराई गई है और ये देश की पहली ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची है और गिराई जा रही है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, क्योंकि इंडिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी नहीं गिराई गई। अभी हिंदुस्तान में केवल कोच्चि और चेन्नई में 12 से 19 मंजिल तक की बिल्डिंग गिराई गई है। उससे पहले देश में कोई इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं गिराई गई है और ये देश की पहली ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची है और गिराई जा रही है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, क्योंकि इंडिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी नहीं गिराई गई। जो भी गिराई जा रही है ये एक वास्तव में इस पर केस स्टडी हो रही है। जितने भी दुनिया के जो आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट हैं वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। उसके साथ साथ जो इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें वास्तुविधि के छात्र पढ़ते हैं उनके लिए भी ये केस स्टडी है। साथ साथ एक नहीं, ये पुलिस के लिए चुनौती है, ये फायर ब्रिगेड के लिए चुनौती है, ये प्रदूषण विभाग के लिए भी चुनौती है। साथ में जो एजेंसी इसको कर रही है उसी ने चेन्नई और कोच्चि में भी गिराई थी, उस एजेंसी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आएंगी। एक तो मलबा इसके बाहर न गिरे, जो परिसर है इसके बाहर न गिरे, उनके झरने की तरह नीचे गिरेगा ये, और ये 9 सेकंड से 19 सेकंड के बीच में गिरेगा। नमस्कार, मैं ओमदेव, हमें सेक्टर 93A में हमारे पीछे जो एक बिल्डिंग खड़ी है गगनचुंबती, ये सुपरटेक एमरॉल्ड के 2 टावर हैं जिनको गिराने की जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हैं नोएडा के जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी पिछले 4 दशक से करीब पत्रकारिता कर रहे हैं। जब से नोएडा बसा है तभी से वो एक एक चीज़ों को बाकायदा लिखते जा रहे हैं और उनकी हर चीज़ें ज्ञान में हैं। इस टावर के बारे में हम उनसे कुछ बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओमदेव जी। सर, ये जो पूरे 2 टावर हैं इनको गिराने की जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसकी कहाँ खामी नज़र आती है इन टावरों को जो बनाए गए थे तब से लेकर अब तक? देखो, ये जो गिराने की तैयारी है ये जनता की जीत है, क्योंकि जनता ने कानूनी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसको 28 अगस्त को गिराया जाएगा। लेकिन जनता को ये कानूनी जंग क्यों लड़नी पड़ी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब ये टावर बनाए जा रहे थे 2004 में इसका आवंटन हुआ था और आवंटन के समय इनको जिस समय प्रावधान आवंटन हुआ था उस समय 15 मीटर से ज़्यादा की ऊंची बिल्डिंग का प्रावधान ही नहीं था नोएडा में। धीरे धीरे इसमें प्रावधान बदलते गए, FAR परचेजेबल की परमिशन होती गई और आज की डेट में ये 40 मंजिल के, इसमें 102 मीटर ऊंची बताई गई है। 2 बिल्डिंग है इसमें, एक 29 मंजिल की है, एक 32 मंजिल की जो बन चुकी हैं, जबकि ये मंजिल अप्रूव थी 16 मंजिल। और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन था ये था कि दोनों टावरों के बीच में नेशनल बिल्डिंग कोड का वायलेशन हुआ। 9 मीटर की केवल चौड़ाई है दोनों के बीच में। इतनी ऊंची बिल्डिंग पर सिर्फ 9 मीटर की बिल्डिंग की अगर चौड़ाई दोनों के बीच में गैप होगा तो ये तो वास्तव में एक वास्तुविद के लिहाज से एक चुनौती है। और ये करने वाले और बनाने वाले सब लोगों ने खिलवाड़ किया जनता के साथ। सर, जब ये इतनी सारी खामियां इसमें आ रही थी, बिल्डिंग 1-2 दिन में तो बनी नहीं है, आखिर किन लोगों की ज़्यादा इसमें खामी मानते हैं? सरकार की, यूपी सरकार में जब वो सरकार रही थी उनकी, या फिर प्राधिकरण के अधिकारियों की? प्राधिकरण के बोर्ड में जो बैठक में डिसीजन लिए जाते हैं उनमें प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देखी जाती। जिनको आप आवंटन कर रहे हो उन आवंटन में जो FAR परचेजेबल का जो प्रावधान शुरू किया गया उसने सारा खेल बिगाड़ा। और साथ साथ ये 2007 से बिल्डिंगों की हाई राइज बिल्डिंग है, क्योंकि ये जब पता चला कि ज़मीन बची नहीं है नोएडा में और अथॉरिटी को अपना रेवेन्यू कमाना है तो उन्होंने बजाय उसको ऊंची हाई राइज बिल्डिंग पर ले गए। मेरी नोएडा प्राधिकरण के सबसे पहले जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे सुशील त्रिपाठी जी, उनसे बात हुई थी, वो इसका ऑब्जेक्शन करते थे। वो कहते थे जनसंख्या का दबाव नोएडा में इतना नहीं होना चाहिए जितना है। और मैं अभी आपको भी अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, अभी बता रहा हूँ, जिस समय नोएडा बसा था उसमें 85 PPH पर पर्सन हेक्टेयर का, यानी 1 हेक्टेयर में 85 लोग रहेंगे, ये प्रावधान था। और अब 1650 लोग 1 हेक्टेयर में रहेंगे। तो जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा है कि आज की डेट में वो ऐसा लगता है कि सारे लोग यहीं रहना चाहते हैं। तो यही वजह है कि अधिकारियों ने इसको परमिशन दे दी ऊंची करने की बिल्डिंग को। FAR को जो परचेजेबल FAR बनाया उसकी परमिशन देते गए, तो हाई राइज बिल्डिंग बनाते गए, नीचे का ओपन एरिया ऊपर ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे दिया गया वो ग्रीन बेल्ट था। वहाँ की RW ने कहा कि जब हमें आपने आवंटन किया था तो ये ग्रीन बेल्ट था, उस ग्रीन बेल्ट पर आपने ये परमिशन कैसे दे दी? इसी से सवाल उठा और यही कानूनी जंग बन के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर
सर जो आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ पे सेक्टर है, सोसाइटी है, उनको क्या दिक्कत है इस पूरी बिल्डिंग से, जो वो मतलब इन्होंने विरोध किया या कोर्ट गए थे वो? उनके नीचे हैं, जब उनके बने थे तो उस समय FAR इतना नहीं मतलब था। हमारे सामने ऊंची बिल्डिंग नहीं रह सकती। ऊंची बिल्डिंग नहीं, उससे उनके हवा, उनके उसका एटमॉस्फेयर जो ग्रीनरी है वो ख़त्म हुई। उसी पे उन्होंने आपत्ति की कि भाई हमारा जो ओपन एरिया था, ओपन एरिया कम क्यों हुआ। और हमने पैसे जब दिए थे, जिस समय हमने फ्लैट बुक कराए थे, उस समय ओपन एरिया का प्रावधान था। उस ओपन एरिया में आपने कैसे अलॉट कर दिया, और उसके साथ फिर वो इतनी ऊंची बिल्डिंग हो गई जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाए आदमी का। तो इसलिए इस पर आपत्ति हुई और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट सर ये मामला चला गया था, कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं तोड़ने के पिछले कई महीने पहले। तो पूरे जो यहाँ पे जो बायर्स हैं इसके, उनको कैसे मतलब फ्लैट मिलेंगे? उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा प्रावधान कर दिया था कि इनको जो वापस लेना चाहते हैं वो पैसा वापस लें। और क्योंकि टावर गिराया जाना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट भी किया गया, बिल्डर की तरफ से भी उसका एडजस्टमेंट किया गया था। जी, अब तो फिर इस बिल्डिंग गिराई जाएगी, काफ़ी देश में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग गिराई जानी है। आपको क्या लग रहा है सर, कुछ संशय है इसमें गिरने में? नहीं, देखो अभी हिंदुस्तान में केवल कोच्चि और चेन्नई में 12 से 19 मंजिल तक की बिल्डिंग गिराई गई है। उससे पहले देश में कोई इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं गिराई गई है, और ये देश की पहली ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची है और गिराई जा रही है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक। क्योंकि इंडिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी नहीं गिराई गई। जो भी गिराई जा रही है, ये एक वास्तव में इस पर केस स्टडी हो रही है। जितने भी दुनिया के जो आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट हैं वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। उसके साथ साथ जो इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें वास्तुविधि के छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये केस स्टडी है। साथ साथ एक नहीं, ये पुलिस के लिए चुनौती है, ये फायर ब्रिगेड के लिए चुनौती है, ये प्रदूषण विभाग के लिए भी चुनौती है। साथ में जो एजेंसी इसको कर रही है, उसी ने चेन्नई और कोच्चि में भी गिराई थी, उस एजेंसी के लिए भी चुनौती है। क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आएंगी। एक तो मलबा इसके बाहर ना गिरे, जो परिसर है इसके बाहर ना गिरे, इनके झरने की तरह नीचे गिरेगा ये, और ये 9 सेकंड से 19 सेकंड के बीच में गिरेगा। आसपास कितने लोग रहते हैं और उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? उनके गाड़ी घोड़े हैं, मकान है? वो सब निकाले जा रहे हैं, उसके प्लान चल रही है, उसी वो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उनकी प्लान चल रही है। और इसके लिए यहाँ पे सोसाइटी वालों ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है बाकायदा, उसी पर काम हो रहा है। विनोद जी, आप डेवलपमेंट की पत्रकारिता करते रहे हैं पिछले 20-30 साल से। इस इमारत को गिराना ज़रूरी था क्या? कोई बीच का रास्ता नहीं था कि ये ऊपर की मंजिलें हटा दी जाएँ, बाकी छोड़ दी जाएँ? आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे टावर गिरेंगे, नज़र पेश की जाएगी। हाँ, क्योंकि ऐसे और बने हैं, और भविष्य में कोई ऐसा ना बनाए, इसलिए ये करना पड़ा। परमिशन तो सर अफसर ही दे रहे हैं ना? ठीक है, अगर परमिशन भी नहीं देंगे ना। कितने इसमें अधिकारी नपे हैं, आप बताइए सर, कितने जेल गए? हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है। जेल गया कोई? विभागीय कार्रवाई में प्रोसेस में टाइम तो लगता ही है, उसमें क्या बात है। नुकसान किसको ज़्यादा दिखाई दे रहा है पूरे इस मैटर में? इसमें खुल के जो ये कही जाएगी, तो ये मायावती सरकार में खुल का खेल हुआ, अखिलेश सरकार में भी हुआ। क्योंकि इस पर आंखें मूंदे रखे लोग शिकायत करते रहे और लोगों की सुनवाई नहीं हुई। और जब तक कि कोर्ट में नहीं जाता आदमी, तब तक आदमी सुनता नहीं। जिसने फ्लैट अपने बुक कराए थे, उनको न्याय मिल पाएगा? हाँ, उनको तो मिलेगा। जब वो कोर्ट में गए तो निश्चित रूप से कोर्ट सबको न्याय देगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी को बिना न्याय के छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। नोएडा प्राधिकरण सर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राधिकरण है, वहाँ ऐसे काले कारनामे हो जाते हैं। किसको दोषी मानते हैं सब ज़्यादा इसमें, सरकार को या अफसरों को? देखो, सरकार में जो अधिकारी नीति बनाते हैं वो यहाँ से प्रस्ताव पारित करके शासन में भेजते हैं, और शासन उसको अप्रूव करता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरकार में किसी को जानकारी नहीं हो। जब अधिकारी IAS अधिकारी बोर्ड बैठक में डिसीजन लेते हैं तो अप्रूव करने के लिए शासन को भेजते हैं, मुख्य सचिव तक जाती है और मुख्यमंत्री तक भी देखते हैं। नोएडा पर तो मुख्यमंत्री तक की नज़र है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी की नज़र ना हो, किसी की जानकारी नहीं हो। जानकारी सबको है, लेकिन करने का हिम्मत जो है वो कोर्ट के जरिए होता है, सरकार नहीं करती सीधे सीधे। ठीक है।